हेलो, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है 11th एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। आज की क्लास में हम जो है उसी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यानी हमारा चैप्टर है आज का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। ठीक है, तो देर न करते हुए हम सीधा जो है क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट के अंदर, वो बताना है। तो देखो, इस पॉइंट ए और बी के बीच बताना है, तो इसको थोड़ा अगर ऐसे एक्सपेंड कर दोगे ये सर्किट थोड़ा आसान लगेगा देखने में। ये है ए, ये है बी, ठीक है, यहां पर है सी और यहां पर है डी। इस पे दो रेसिस्टर लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। सारे रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है? 3 ओम है। ये 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है और 3 ओम है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो हिस्सा है ये सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 ओम। ये 6 और ये जो 3 है, ये 6 और ये जो 3 है, ये किस में है? पैरेलल में है। सीडी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीडी के बीच का, रेजिस्टेंस अक्रॉस सीडी, तो 1 रेजिस्टेंस अक्रॉस सीडी कितना होगा? 1/6 + 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे ये रिजल्ट हो जाएगा 1 + 2, 3/6 कैंसिल कर दो, 1/2। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस सीडी कितना हो जाएगा? 2। अब ये 2 ओम, ये जो पूरा है इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम। ये 2 ओम, ये 3 और ये 3 किस में आ जाएगा? सीरीज में, यानी 3, 2 और 3। तो 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो 3 + 2 + 3 यानी कि 5 3 8 ओम हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, कह रहा है कि पैरेलल में कितने 176 ओम के रेसिस्टर को जोड़े, कितने 176 ओम रेसिस्टर को जोड़े, ठीक है। 176 ओम के ऐसे कितने रेसिस्टर को जोड़े सच दैट कि इसकी अक्रॉस जो बैटरी लगाएंगे 220 वोल्ट की, या वोल्टेज अप्लाई करेंगे 220 वोल्ट की, तो यहाँ करंट कितना हो जाए? 5 एम्पियर हो जाए, ठीक है। अब बताओ ये कितने हैं, ये तो मालूम नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? ऐसे ऐसे n रेसिस्टर हैं। कितना मान लेते हैं? n रेसिस्टर मान लेते हैं। अगर n रेसिस्टर मानोगे, ठीक है, तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सोच के देखो, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/76 + 1/76 + 1/76, ऐसा n बार। उसको जोड़कर जब वापस से रेसिप्रोकल करोगे तो ये R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना हो जाएगा? 176/n। यहां से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, वोल्टेज है कितना? 220 वोल्ट, है ना। अब इस पे क्या लगा दो? ओम्स लॉ, V = IR, V = IR। तो वोल्टेज है तुम्हारा 220 वोल्ट, करंट कितना है? 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 176/n। अब यहां से n के लिए क्या कर दोगे? 5 × 176/220। अब इनको सॉल्व कर दोगे तो आसानी से चीज आ जाएंगी। जैसे 11 से अगर कैंसिल करो ये होगा 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66, ये हो जाएगा 11 × 2 = 22, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यानी कि n कितना हो जाएगा? 4। यानी ऐसे ऐसे 4 रेसिस्टर आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, तब जो है क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट करंट 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल हाजिर है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कई बार कि हम भी इंसान हैं, कई बार कैलकुलेशन करते वक्त एरर हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगे तो वो आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, या वो सवाल कमेंट में कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जैसे देखो, कह रहा है अ मैन यूजेस 100 watt bulb 8 hours a day and an electric heater of 300 watt for 4 hours a day. The total cost for the month of November
एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट विल बी। देखो फिर से वही फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन वाला, कॉस्ट कितना होगा, बिल कितना आएगा, वो वाला सवाल। तो कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 100 वाट के बल्ब इस्तेमाल कर रहा है। बल्ब इस्तेमाल कर रहा है कितने, 100 वाट के, ठीक है, 8 घंटा, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। एक हीटर यूज कर रहा है, एक हीटर यूज कर रहा है कितने का, 300 वाट का, ठीक है, कितने देर तक, 4 आवर्स, 4 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे, ठीक है। तो कह रहा है टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा अप्रैल नवंबर के महीने में। जो रेट है बिजली का, मतलब जो पर यूनिट का, वो कितना है, ₹4 है, ठीक है। तो मंथ है नवंबर, रेट कितना है, रेट कितना है, ₹4 पर यूनिट, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ गया, अगर मुझे ये पता चल जाए पूरे नवंबर में कितनी एनर्जी यूज हुई थी, कितनी यूनिट एनर्जी, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का तरीका होता है पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर रखना है किलोवाट में और टाइम रखना है आवर में। तो सीधा सीधा एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में आ जाएगा, यानी कि कितना यूनिट एनर्जी वो पता चल जाएगा। तो चलो बाकी आगे देखते हैं। एक बल्ब 100 वाट का है, 100 वाट का है, तो किलोवाट में इतना हो जाएगा। कितने देर तक इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो एक दिन में 8 घंटे, तो नवंबर में 30 दिन होता है, तो 30 दिन में कितने घंटे हो जाएगा, 8 3 24, यानी 8 × 30, ये हो जाएगा किसका, बल्ब का। हीटर के लिए कितना हो जाएगा, 300 वाट है, तो किलोवाट के लिए 1000 कर देंगे, इनटू ये कितने घंटे तक इस्तेमाल होता है, 4 घंटे एक दिन में, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, इतना। इनको सॉल्व कर दो, 2 0 यहाँ खत्म, 1 0 यहाँ खत्म, ये हो जाएगा 24, प्लस यहाँ भी 2 0 यहाँ खत्म और 1 0 यहाँ खत्म, 3 3 9 4 36। इनको जोड़ दो, 6 + 4 0, 3 + 2 5 + 1 6, तो यानी ये हो जाएगा 60 यूनिट। कितनी एनर्जी इस्तेमाल किया है, 60 यूनिट। अब अगर ये 60 यूनिट था, तो अब इनके हिसाब से देखो तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, एनर्जी इनटू रेट। एनर्जी 60 यूनिट है, रेट कितना था, ₹4, तो कितना हो जाएगा, ₹240। टोटल बिल कितना आ जाएगा, ₹240 का बिल जो है वो आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक चीज और गौर करना कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा। क्या कह रहा है, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from a battery of 3 volt। ठीक है, अभी था ना वो 176 ohm वाला, वैसे ही सवाल है। कह रहा है कि कितने 6 ohm के रेसिस्टर पैरेलल में जोड़ने होंगे, 6 ohm के कितने पैरेलल में जोड़ने होंगे, कितने जोड़ने होंगे, सच दैट कि इक्विवेलेंट करंट इससे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, जिसमें बैटरी जो है कितने वोल्ट की लगाई गई है, 3 वोल्ट की। नहीं पता तो क्या मान लेंगे कि n रेसिस्टर है ये पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे लिखोगे, 1/6 + 1/6, इस तरीके से जोड़ोगे n बार, तो n/6 होगा। रेसिप्रोकल करने पर क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, 1 का 6 है, ऐसे ऐसे n है, तो क्या हो जाएगा 6/n। अब फर्दर क्या कर दो, ओम्स लॉ लगा दो, V = IR। ठीक है, V कितना है, 3 वोल्ट, करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहां रख दो, रेसिस्टेंस कितना है, 6/n। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3n = 12, यानी n = 4। ठीक है, n = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे 4 रेसिस्टर हमें पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर, बस समझ में आ गई। तो ये देख रहे हो सवाल रिपीट हो रहा है, डेटा बदल के सवाल रिपीट हो रहा है, डेटा को चेंज करके, क्वेश्चन नहीं बदला है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इनके अलावा कि अगर ये चीजें आपको ठीक लग रही है, वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जरूर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे वो सवाल बहुत प्यारा लगा था। इसको देखो जरा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा मैं इसको पिक्चराइज करता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आए
कह रहे दो कंडक्टिंग वायर है, मान लो एक कंडक्टिंग वायर ये है, ठीक है, दूसरा कंडक्टिंग वायर ये है। क्या कह रहा है, इक्वल लेंथ है, यानी दोनों की लेंथ सेम है, इक्वल लेंथ है, सेम मटेरियल है, मटेरियल से मतलब अगर ये कॉपर की वायर तो ये भी कॉपर की वायर, यानी इससे ये कहना चाह रहा है कि दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इक्वल डायमीटर, अगर दोनों का ये डायमीटर सेम है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही आएगा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो है वो भी सेम ही आएगा। बताओ जब लेंथ भी सेम है, रो भी सेम है, ए भी सेम है, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं क्या कि इन दोनों का आर बराबर होता है रो एल बाय ए, ये आर दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि इसके R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, यानी पहले सेंटेंस से यहां तक में ये पता चल रहा है कि दोनों वायर जो है उनके रेसिस्टेंस सेम है। अब आगे फर्दर क्या कहता है वो सुनो, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अब कह रहा है कि इन दो रेसिस्टर को एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है ऐसे, है ना, और एक बार पैरेलल में जोड़ा जाता है ऐसे, ठीक है, इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस सच दैट कि इसके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह V है, यहां भी V है और यहां भी V है। क्लियर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ पाए होंगे, ठीक है। अब समझो, दोबारा से मैं यहां तक पढ़ता हूं ताकि एक एक बात क्लियर हो। कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, सीरीज वाले को भी उसी V पोटेंशियल से जोड़ते हैं, पैरेलल वाले को भी उसी V पोटेंशियल से जोड़ते हैं। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब यहां पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ था वो कितना है और यहां पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ था वो कितना है, उसका रेशियो क्या होगा, यानी कि तुमको निकालना है हीट इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, इसका रेशियो। समझ पाए? तो अब देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया कि जब इनको ऐसे सीरीज में जोड़ा गया होगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2R, और पैरेलल में जोड़ा गया होगा तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R/2, निकाल के देख लो। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर ओवर R, तो V स्क्वायर ओवर R ये होता है फॉर्मूला। देखो हीट इन सीरीज क्या हो जाएगा V स्क्वायर ओवर R इक्विवेलेंट, V स्क्वायर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2R, और हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कितना हो जाएगा, ये भी लिखोगे V स्क्वायर ओवर R इक्विवेलेंट, लेकिन यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है R/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2V स्क्वायर ओवर R। अब इनका अगर हम रेशियो निकाल लें तो ये रेशियो क्या आएगा V स्क्वायर अपॉन 2R इज टू 2V स्क्वायर अपॉन R। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे जब रीअरेंज करके, ये चीजें कैसी दिखाई देगी, HS/HP यानी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज से हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल का रेशियो, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2R और ये हो जाएगा उल्टा 2V स्क्वायर ओवर R। ठीक है, कैंसिल कर दोगे फर्दर, R से R खत्म, V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, व्हाट यू विल गेट 1:4। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज से हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। क्लियर? ठीक है, क्या हो जाएगा 1:4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है, ये देखो, ये सवाल भी जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर पहले किए हुए होगे तभी समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, इफ इन द सर्किट पावर डिसिपेशन इज 150 वाट देन R इज। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस पूरे सर्किट में जो पावर डिसिपेट हुआ है इस पूरे सर्किट में वो कितना है 150 वाट का है। ठीक है, तो ये जो R है पैरेलल में इस 2 ओम के लगा हुआ, उसकी वैल्यू क्या रही होगी। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि पावर 150 वाट है, ठीक है, पावर 150 वाट है। क्लियर? अब देखो यहां से जो करंट आया होगा वो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, सीधा इस सर्किट को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल ऐसे निकाल लो, 1/RP बराबर होगा 1/R प्लस 1/2, ऐसा लिख दोगे। 1/RP से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2R 2 प्लस R, यानी R इक्विवेलेंट इन पैरेलल होगा 2R अपॉन 2 प्लस R। ठीक है, अब चूंकि R इक्विवेलेंट आ गया तो सीधा इक्विवेलेंट सर्किट पे क्या लगा दो, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, इसके अंदर रख दो, ये हो जाएगा 150 वाट इक्वल टू V स्क्वायर, V स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा ये वैल्यू, यानी 2R
अपॉन r प्लस 2। ये चीजें न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो देखो 150 इक्वल टू 15 इंटू 15 हो जाएगा ये r प्लस 2 ऊपर हो जाएगा और 2r नीचे हो जाएगा। 15 से 15 को कैंसिल कर दो तो ये 10 हो जाएगा, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसको, या थोड़ा और कैंसिल कर दो। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, व्हाट यू विल गेट 4r इक्वल टू 3r प्लस 6। 3r को इधर ले आओ, r बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम, यानी कि जो r इक्विवेलेंट इन पैरेलल है इसके 2 ओम के जो पैरेलल है उसके r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ओम हो जाएगी। क्लियर ना, बस समझ में आई है, कोई डाउट यहां तक। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है ये भी देखो। कह रहा है 2 हीटर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। सेम क्वेश्चन है इससे पिछले वाला जो था, है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे 2 हीटर है, उसकी इक्वल लेंथ है, उसको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया और फिर पैरेलल में। बताओ, तो पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया तो R और R सीरीज में हो गया, और फिर इसी को पैरेलल में कनेक्ट किया तो R और R ऐसे पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो गया। कहां पर कुछ नहीं बोला गया है तो यही मानेंगे डोमेस्टिक सर्किट में यूज किया गया होगा, सेम वोल्टेज के क्रॉस, है ना, सेम वोल्टेज के क्रॉस। ठीक है, कुछ नहीं बोला जाएगा, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे घरों में जो प्लग होता है उसके अंदर लगाया गया होगा या कोई सेम बैटरी ली गई होगी। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यहाँ हो जाएगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। तो कहा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज से हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल का रेशियो। मैं थोड़ा इस बार कैलकुलेशन सिंपल रखता हूं, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज क्या हो जाएगा V स्क्वायर ओवर R इक्विवेलेंट, और इसको क्या लिखूंगा V स्क्वायर ओवर R इक्विवेलेंट, ये R/2 है। ठीक है, ये R/2 है, ऐसा पसंद आ गई ऐसा। तो इनको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय 2R। इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन R। फर्दर सॉल्व करने पर आ जाएगा V स्क्वायर बाय 2R इंटू R ओवर 2V स्क्वायर। क्लियर, फर्दर कैंसिल करो, V स्क्वायर से V स्क्वायर, R से R, बट विल गेट 1:4। क्या जाएगा 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो। ठीक, और ये देखो क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। अगर आप PYQ करके नहीं जाते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ जो है कोई नहीं होगा, अगर आप MA 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूर लगा के जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये गलती से यहां दे दिया गया है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट देख करके यहां डाल दिया गया है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर डाल दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड विल बी। ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो 30 सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो देखो हीट क्या होता है I स्क्वायर RT, ये लगा देंगे हम। I स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हो गया 20, टाइम हो गया 30। ठीक है, तो हो जाएगा 25 इंटू 600, ये 0 0 6 5 जा 30, 3 करिए, 6 2 जा 12 प्लस 1 12 प्लस 3 15, कितना हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 15,000 जूल हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 15,000 जूल। क्लियर, बहुत आसान है ये तो, बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड जो फॉर्मूला होते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उसके सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कह रहा है कि अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, सोचना जरा गौर करना। कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम थी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्या थी 4 ओम थी। तो कह रहा है कि अगर हम इसी को इसके ऊपर डबल कर दें, तो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं इसको। जैसे ये अगर ऐसा वायर है तो अभी इसका एरिया होगा A, इसकी लेंथ होगी L, इसकी मटेरियल होगी जिसकी रेसिस्टिविटी होगी रो, यानी कि रो L/A जो अभी है इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। अब जब तुम इसको डबल करोगे इसी के ऊपर, इसको ऐसे फोल्ड करके डबल करोगे, जैसे देखो ये वायर है ना, इसको ऐसे डबल करोगे, ऐसे ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो खुद देखो जैसे इसको डबल करोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा L/2, और ये देखो ये एरिया कितना हो जाएगा 2A। मटेरियल तो वही रहेगा, नया रेजिस्टेंस कितना लिखोगे R' इक्वल टू रो
एल की जगह क्या लिखोगे, L/2, एरिया की जगह क्या लिखोगे, 2a। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, या 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 रो L/a। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस है, ये वाला हिस्सा, ये इसी रेसिस्टेंस के बराबर है, रो L/a की वैल्यू 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको जब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू 1/4 इंटू 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1 ओम। मेरे ख्याल से ऐसा सवाल एक और भी था, इससे मिलता जुलता सवाल था जो पिछले सेक्शन में हमने किया था, यानी कि पार्ट 1 में हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, ठीक है, बातें समझ में तो आ रही है ना। ठीक है, देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को लेंदी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अनलेस कि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा ना हो, जिसमें कोई 2-4 कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन क्या रहे, सिंपल रहे। हाँ, ये विजुअलाइज करवाने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि आप चीजों को अपने अकल के हिसाब से समझ पाएं। ये एग्जामिनेशन हॉल में बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में तो एक इक्वेशन हम ये लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन ये लिखेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, काम खत्म है। क्लियर, ये अभी चूंकि आपको समझाने के पर्पज से बनाया जा रहा है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम वगैरह बना के बताऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इससे आसान सवाल तो कुछ हो नहीं सकता। क्या कह रहा है कि द सिंबल ऑफ क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, खत्म, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इन द सर्किट, कह रहा है इनमें से कौन सा टर्म इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है। बताओ, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या था, VI I²R V²/R, इसके अलावा कुछ था नहीं ना। अब देख लो इसमें से ऑप्शन में कौन सा मौजूद है, VI नहीं है, I²R मौजूद है क्या, ये भी नहीं है, V²/R मौजूद है क्या, हाँ ये मौजूद है, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, कह रहा है एक 0.5 एम्पीयर का करंट एक फिलामेंट जो ड्रॉ कर रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट 0.5 एम्पीयर का करंट विड्रॉ कर रहा है 20 मिनट तक के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बताओ इतनी देर में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I बराबर होता है Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर नेट टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पीयर, और टाइम कितना है, टाइम है 20 मिनट। देखो 20 मिनट जो है ना, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 60 यानी कि 1200 सेकंड। तो 1200 यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो 5/10 इंटू दिस, 0 से 0 खत्म, 0, 5 2 10, 1 कैरी, 5 + 1 6, यानी कि 600 कूलम ये आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि इस 20 मिनट में बल्ब के फिलामेंट से 600 कूलम चार्ज जो है वो क्या होगा, फ्लो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, जैसे जैसे पुराने सवाल है ना वो कुछ आसान भी है, एक आध सवाल मुश्किल मिलता है। ठीक है, कह रहा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है ईच सेकेंड। बताओ इसका मतलब हर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो पावर हुआ। 100 जूल पर सेकंड है तो इसका मतलब ये पावर है। गलती नहीं कर बैठना, एनर्जी नहीं मानना, क्योंकि 100 जूल एनर्जी पर सेकंड है तो वो पावर हो गया, यानी कि 100 वाट है। ठीक है, पावर हो गया है ना। इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। तो बताओ उस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। एक काम कर लेंगे, P बराबर क्या लिख लेंगे, V²/R। यहां से क्या आ जाएगा, P इंटू R इक्वल टू, या डाल दो, डेटा ही डाल दो, 100 वाट इक्वल टू V², R कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, V² की वैल्यू 400, दैट मीन्स V विल बी √400। √400 की वैल्यू कितनी होती है 20, यानी कि 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा एक बात बतानी थी कि मैं वीडियो के दौरान जो है बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता, इसलिए नहीं करता, उसके पीछे वजह है, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट कर दें वीडियोस देखने में ही। ठीक है, इसलिए जब ज़रूरत की बातें होती है तभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई, तो उससे क्या होता है, टाइम की बर्बादी होती है। लगता है लेक्चर 1 घंटे का है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ के दौरान बहुत ज़्यादा फालतू बातें नहीं की जाए। क्लियर ना। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, 2015 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया है।
ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है क्या होता है, रिपीट भी होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जहन में रखना चाहिए। ठीक है, बाकी आज के लिए थैंक यू। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।